दोस्तों भी ट्विटर पर बॉयकॉट मालदीव बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और ये क्यों चल रहा है आप सभी को पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि अभी हाल ही में मोदी जी लक्षद्वीप पर टहलने गए थे। अब ये देखने के बाद मालदीव के कुछ मंत्री से सहा नहीं गया और उसको मिर्ची लग गई और इसके चलते उन्होंने ट्वीट कर मोदी जी को कुछ भला बुरा कहा और साथ में कुछ इंडिया के ऊपर भी टिप्पणियां की। अब ये देखने के बाद भारतीयों से रहा नहीं गया और उन्होंने मालदीव को बॉयकॉट कराने का बेड़ा अपने हाथ में ले लिया और मालदीव को उसकी औकात दिखा दी। करीब 5000 फ्लाइट्स और 10,000 होटल के बुकिंग्स रातों रात कैंसिल हो गए और मेक माई ट्रिप पे लक्षद्वीप की सर्चिंग फ्लाइट 3400% बढ़ गई। ऐसा मेरा नहीं, ये न्यूज़ वालों का कहना है। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। 3 Maldivian ministers, they insulted the Indian Prime Minister, called him names, used words like clown, terrorist and puppet of Israel. All 3 ministers have been suspended. मालदीव हमारा पहले से बहुत ही अच्छा खासा दोस्त बन के रहा है, लेकिन ऐसा सडनली क्या हो गया कि ये सब होने लगा। वैसे ये कुछ सडनली नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत ही सारी राजनीति जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं, पूरी डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि क्या इसके पीछे पूरी राजनीति है। ये बात है साल 1988 की, जब वहाँ के कुछ लोग वहाँ पे तख्ता पलट करवाना चाहते थे और तब हमारे इंडियन आर्मी ने मोमून अब्दुल गायम की सरकार को बचाया था। फिर 2014 में मालदीव पर पानी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तब हमने उधर पानी प्रोवाइड किया था। Prime Minister Narendra Modi has assured all possible help to Maldives in this hour of need. He said, "We are committed to extending a helping hand to best of our abilities. India stands shoulder to shoulder with Maldives and together we will take our ties further ahead." वहाँ पे जो पानी का प्लांट है वो खराब हो चुका है। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट मिलने के बाद एयरफोर्स को रात में अलर्ट किया गया और रात में ही हमारे एयरक्राफ्ट इस काम में जुट गए हैं। कोविड के टाइम पर 1 लाख वैक्सीन भेजी थी और वो भी बिल्कुल फ्री में। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी हमने काफ़ी मदद पहुंचाई और हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर और 1 फाइटर जेट और एक देश की सुरक्षा के लिए एक रडार भी दी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसे समझते हैं। 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइज़ुम मालदीव के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वो इंसान है जिसने अपना पूरा इलेक्शन भारत के विरोध में ही लड़ा था। इसे लोग एंटी इंडियन के नाम से जानते हैं। चुनाव से पहले इसकी पार्टी के लोग और ये भाई साहब खुद आउट इंडिया को बढ़ावा दे रहे थे और एक स्पीच में तो ये भी कहा था कि पीएम बनते ही यहाँ पर जो भी भारतीय लोग हैं उसे बाहर निकाल देंगे। और ये जिस भारतीय के बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी इंडियन आर्मी के लोग हैं और वो भी सिर्फ 75 और वो भी वहाँ पर जो हमने रडार, हेलीकॉप्टर और जो फाइटर जेट दिया है उनको समझाया और उसको मैनेज करने के लिए रखे गए हैं। लेकिन उसको भी ये चाचा को बाहर निकालना है। और पीएम बनते ही उन्होंने भारत को कह भी दिया कि आप अपने लोगों को वापस बुला ले, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद ये चाचा को पता नहीं कि उसका पूरा मालदीव सिर्फ टूरिज्म पे ही चलता है और उसकी सबसे ज़्यादा इनकम इंडिया से ही होती है। अगर बिजनेस पार्टनर की बात करें तो वहाँ पर भी हम भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये बावला फिर भारत से इतनी नफरत क्यों करता है और इतना फुदक क्यों रहा है, बस यही तो समझना है। जब भी मालदीव के कोई भी पीएम बनते हैं तो वो सबसे पहले भारत आते हैं। मानो ये सबको एक ट्रेंड सा हो गया है। लेकिन ये भाई साहब पीएम बनते ही पहले तुर्की जाते हैं और अब जाने वाले हैं चाइना। समझ रहे हो ना? यही तो खेल है चीनी का। अब तक इसकी पार्टी को पूरा फंडिंग चाइना से ही मिल रहा था और इसीलिए ये भाई साहब उसकी गोद में बैठा हुआ था। और चीनियों का एक ही काम है, हम भारत को पूरी तरीके से घेरना, और ऑलमोस्ट उसने कर भी लिया है। चाइना का मेन काम यही है, वो सभी छोटे छोटे देशों को उसकी औकात के बाहर लोन देगा और फिर वो देश लोन भर नहीं पाते और उसके तहत वो उसकी ज़मीन को हथिया लेता है। और ये गधे जैसे लोग समझते नहीं है या फिर ये कहे कि देश गया भाड़ में, बस उसकी जेब भरनी चाहिए। श्रीलंका को भी कुछ ऐसे ही मरोड़ा था, औकात के बाहर लोन दे देते, फिर ना भरने के चलते वो हम्बनटोटा बंदरगाह को कब्जा कर लिया। और अभी उसकी स्पाइस शिप आने वाली, लेटेस्ट न्यूज़ देखा होगा, स्पाइस शिप आने वाली थी, हमारे लाख मना करने पर भी उन्होंने उस स्पाइस शिप को वहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। श्रीलंका भी कुछ नहीं कर पाया। सेम पाकिस्तान के हाल भी यही है, ग्वादर बंदरगाह जो उसका है उसको कब्जा कर लिया। और अभी तो वो चाइना से सीधा ये बंदर पोर्ट पे 3000 किलोमीटर की सीपीएससी सड़क बनवा रहा है और वो भी कश्मीर से होके जा रही है। अभी हम कैसे गिरे हुए इसे देखिए। मालदीव तो गया ही समझो, यहाँ पर भी चाइना बहुत ही खर्चा कर रहा है, यहाँ पर भी सड़क बनवा रहा है और आने वाले टाइम में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। और ये जो पोर्ट अपने कब्जे में कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि पहला तो इसका बिजनेस बहुत आसान हो जाता है, उसकी शिप कहीं से भी निकल सकती है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका बिजनेस तेजी से होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि उसकी स्पाइस शिप या सबमरीन वो कहीं पर भी उसके पोर्ट पे खड़ा कर सकता है, कोई भी देश उससे कुछ बोल नहीं सकता है।
अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे उसकी स्पाई शिप को आके खड़ा कर दिया था, श्रीलंका कुछ नहीं कर पाया। सेम वैसे ही मालदीव पर भी यही होगा, मालदीव तो गया ही समझो। और श्रीलंका भी हम्बनटोटा बंदरगाह पे अभी कब्जा कर लिया, तो वो भी दबाव में है। म्यांमार, यहाँ पर पहले यानमान चुकी पीएम थी और ये इंडिया में पहले पढ़ी लिखी हुई थी, तो ये हमारे फेवर में थी, लेकिन यहाँ पर सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया। अब ये फिर चाइना के फेवर में है। और यहाँ पर एक रास्ता बनाया था लोकिस्ट पॉलिसी के तहत, इंडिया से सिंगापुर जा रहा था, यहाँ पर भी अब अशांति है, तो ये भी गया ही समझो। भूटान, इसके फॉरेन मिनिस्टर थोड़े टाइम पहले ही चाइना मिलने गए थे और चाइना भूटान के ऊपरी हिस्से को कब्जा करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि ये नहीं देना है तो हमें डोकलाम दे दो। अगर डोकलाम का सेटलमेंट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि भूटान और भारत के बीच में एक ही बहुत ही पतला सा जो भाग है उसे चिकन नेक कहते हैं और ये चिकन नेक डोकलाम में आता है। अगर ये चीन हथिया लेगा तो फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बांग्लादेश, ये ऐसा है कि ये दोनों साइड से अपना फ़ायदा देख के चलता है, उसको कहाँ फ़ायदा होता है वो वहाँ झुक जाता है, तो ये भी कुछ बस मेंटेन करने वाली बात है इससे। और सेम हाल नेपाल का है, वो भी अभी उसका चीन के साथ से थोड़ा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, तो इसको भी गया ही समझो। पाकिस्तान की बात तो कर ही नहीं सकते, वो तो पूरा उसकी गोदी में बैठा है। इधर अफगानिस्तान में अभी तालिबान का राज है और भारत तालिबान को एक आतंकवाद संगठन मानता है और चीनी को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, आप चाहे बमबारी करो या जो कुछ करो। लेकिन यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसके साथ हमारा जो भारत का बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, वहाँ की पब्लिक भारत को बहुत मानती है और बहुत ही पसंद करती है। अब इस साइड बचा ईरान, ईरान का कट्टर दुश्मन है इजराइल और हमें इजराइल से न्यूट्रल रहना पड़ता है, उसके साथ बैलेंस करके रहना पड़ता है, तो इसीलिए ईरान भी हमसे बैलेंस करके रहता है और इसलिए हमसे बैलेंस बनाने के लिए वो चाइना से भी दोस्ती रखता है, तो इसका भी हम यही गिन ले कि फिर ये भी गया। सो ओवरऑल देखा जाए तो हम सभी साइड से अभी घिरे हुए हैं, चाइना से लेके मालदीव से लेके श्रीलंका से बांग्लादेश से म्यांमार, भूटान, नेपाल, फिर चाइना से पाकिस्तान। सो सभी साइड से घिरे हुए, बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी के बाप है। वेल अगर मालदीव्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मालदीव्स की पब्लिक लक्षद्वीप डाइवर्ट होती है तो इससे हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि अब तक जो पैसा भारत से बाहर जा रहा था वो भी भारत के अंदर ही रहेगा और इससे हमारी भारत की जीडीपी को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा। सो इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या थॉट्स है, लक्षद्वीप बढ़िया है या फिर मालदीव्स? कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, सो आपकी कमेंट्स जल्दी कीजिए एंड मुझे आपके थॉट्स बताइए। एंड हम मिलेंगे आपको लक्षद्वीप में, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।